ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? सॉल्यूशन। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? सॉल्यूशन में हमने जो लास्ट टॉपिक करा था, क्या करे थे? क्या कर रहे थे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर रहे थे ना? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर रहे थे। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करी थी? एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी कर ली थी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पहला, सेकंड बोलो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये करा था। आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर करने वाले हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करने वाले हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले ऑस्मोसिस बताती हूँ मैं आपको। ऑस्मोसिस क्या होता है? ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, ना कि सोल्यूट के नेचर पर, है ना? ऐसे बोला था। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या बोला था? जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन की निकलती है। सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होना चाहिए और वोलेटाइल सॉल्वेंट होना चाहिए। ऐसा सोल्यूशन देखा था। और कंडीशन हमने देख ली सोल्यूशन की निकलती है। तो 3-4 पॉइंट थे इसमें, बाकी ये इतना देख लिया। और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं भाई, यहाँ से भी पक्का न्यूमेरिकल आ जाता है, यहाँ से। और मैंने हर बार देखा है इन दो से तुम्हारे 2 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, है ना? अभी मैं दिखाऊंगी तुम्हें प्रीवियस ईयर्स में किस तरह से पैटर्न चलने वाला है। ठीक है, कल का पोर्शन हमारा वही होगा कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और थोड़ा सा एक सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ भी बहुत बार आता है, उसकी लिमिटेशंस भी बहुत बार पूछी जाती है ना? और क्या है बाकी? तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक वेंट हॉफ फैक्टर है। वेंट हॉफ फैक्टर पढ़ा है? वो भी पेपर में आता है, उससे रिलेटेड इक्वेशंस आती है। बाकी आपका चैप्टर खत्म है फिर कल, है ना? तो ठीक है जी। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले मैं आपको ऑस्मोसिस बताती हूँ। क्या बताती हूँ? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता होगा? देखो डिफ्यूज, हायर से डिफ्यूजन के बारे में पता है कुछ? क्या होता है डिफ्यूजन? ये तो 9th में भी पढ़ते हैं ना। डिफ्यूजन क्या होता है? जब आपके मूवमेंट होता है किसका, किसी भी चीज का, वो मूवमेंट कहां से हो? हायर से लोअर हो। जैसे खाना बनता है ना घरों में, है ना? तो खाने की स्मेल किचन में होती है पहले। जैसे ही आपका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सारा का सारा डिफ्यूज हो जाएगा। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ जाता है, वो डिफ्यूजन होता है। इसके साथ में ही लिख दो डिफ्यूजन क्या होता है ना। डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लिख दोगे। फिर ये ऑस्मोसिस का उल्टा होता है। ठीक है जी, लिखो इसका डेफिनेशन लिखो। इफ आ सॉल्यूशन, डिफ्यूजन में तो ये लिख दिया ना मैंने, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन ये होता है। ऑस्मोसिस में इसलिए बताना चाहिए, ये इससे रिलेट करके ये याद हो जाएगा तो ये पता चल जाएगा, है ना? एग्जांपल याद रखना, किचन, किचन से कैसे स्मेल बाहर जाती है, ज्यादा से कम की तरफ। ठीक है, लिखो। इफ आ solution and its pure solvent, if the solution and its pure solvent are separated by semi permeable membrane, semi permeable membrane toward the solution side, sorry, आज से आगे तो लिखा ही नहीं। then there is the movement of the pure solvent, then there is the movement of pure solvent, then there is the movement of प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का मतलब क्या है भाई?
प्योर सॉल्यूशन की तरफ हमने कोई भी मूवमेंट करवाना है। प्योर सॉल्वेंट का मतलब सॉल्यूट तो जीरो है, मतलब क्या लिखूं ब्रैकेट में, लो कॉन्सेंट्रेशन, लो या फिर जीरो कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जब तुम्हारा सॉल्वेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट है, सॉल्यूट तो है ही नहीं। ठीक है, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, कहाँ से कहाँ को जाएगा सॉल्वेंट, बोलो भाई, सॉल्यूशन वाली साइड पे है ना, टूवर्ड्स द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सॉरी थ्रू THROUGH है ना, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, हो जाएगा। हो जाएगा। ऑस्मोसिस अभी दिखा रही हूँ, टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है। तुम्हें देखो, तुम्हें बस दो चीजें ध्यान होनी चाहिए, डिफ्यूजन होता है हाई से लो, ऑस्मोसिस उल्टा होगा, लो से हाई। ऑस्मोसिस क्या होगा, हाई, लो से हाई। ठीक है, अब देखो, पर ऑस्मोसिस की जब हम बात करते हैं ऐसे मतलब ऐसे नहीं करते कि मतलब हम क्या करें, एक अलग अलग सॉल्वेंट ले लें, या कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ही हम क्या करेंगे, किसी भी ऑस्मोसिस को डिस्क्राइब करेंगे। देखो एक सेकेंड ध्यान से देखना, एक कंटेनर है, ये हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने क्या लिया, ये तुम्हारा लेट्स सपोज ये प्योर, ये तुम्हारा सॉल्वेंट है ना, ये प्योर सॉल्वेंट है, और यहाँ पर मैं कुछ अलग से बना देती हूँ इस तरह, ये डिफ्रेंशिएट करने को बनाया, वैसे तो सॉल्यूशन भी ऐसा ऐसा ही दिखेगा है ना, ये सॉल्यूशन है, तुम्हें पता है सॉल्यूशन में कुछ तो होगा, क्या होता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में तुम्हारा होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यस और नो। तो यहाँ मुझे बताओ सॉल्वेंट कहाँ ज्यादा है, इस साइड, और हमेशा जो बात होगी वो सॉल्यूट की टर्म में होगी, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में जाएगा तो डिफ्यूजन है। यहाँ सॉल्यूट बताओ कितना है, जीरो, मतलब क्या बोलूं मैं यहाँ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, समझ पा रहे हो, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो क्या बोल रहा है, यहाँ तुम्हारा पानी है, प्योर सॉल्वेंट मतलब यहाँ सॉल्यूट जीरो है, यहाँ सॉल्यूट कुछ तो है ना, तो आपको क्या कहता है, एक प्योर सॉल्वेंट लिया जाता है, एक सॉल्यूशन लिया जाता है, तो प्योर सॉल्वेंट में पानी पानी है, सिर्फ सॉल्वेंट है, सॉल्यूट तो है नहीं, तो सॉल्यूट जहां लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से मूव करता है कहाँ को, रुको ऐसे नहीं बनाती मैं, इसको ऐसे बनाती हूँ, ठीक है, ऐसे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, जब आपका लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाया जाता है, कहाँ पे, एक सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में। यहाँ देखो, इट इज द इफ द सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल, ये वाली बात याद रखना भाई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पता है क्या होती है, हाँ या ना, क्या होती है, ऐसी कोई मेम्ब्रेन जो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को ही अपने से पास होने देती है, या अगर ये अपने में से किसी पर्टिकुलर चीज को ही पास होने दे रही है, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन, स्किन क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जैसे स्वेटिंग होती है, कुछ होता है, तो ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ पानी से, मतलब पानी है और स्किन से बाहर अंदर चला जाए बॉडी में, मतलब वो सिर्फ कुछ सॉल्ट है वही बाहर आएंगे, जैसे सोडियम, हमें पसीना आता है तो उसमें सॉल्ट किसी चीज के लिए ही वो एलिजिबल होती है कि वो उसको अपने में से कुछ पास करवा दे, पर्टिकुलर सॉल्वेंट या पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अपने में से एक पर्टिकुलर चीज को ही पास होने देगी, वो पर्टिकुलर चीज क्या है, सॉल्वेंट, क्या है वो, सॉल्वेंट को ही पास होने दे रही है। ऑस्मोसिस समझ गए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देन देयर इज द मूवमेंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से कहाँ को जा रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ। ऑस्मोसिस का मतलब समझ आ गया, प्योर सॉल्वेंट का मतलब ही लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, लो कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, थ्रू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, किसकी, सॉल्यूट की। तो ऑस्मोसिस मैंने बोला लो से हाई,
लो से हाई, समझ गए? समझ गए ऑस्मोसिस? अब ऑस्मोटिक प्रेशर एक बात है, एक तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से, किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर को लिखते हैं पाई से। देखो ध्यान से, अब क्या हुआ, देखो अगर लेट सपोज तुम बोलोगे कितना सॉल्वेंट यहां से यहां जाएगा, ऑस्मोसिस कितनी होगी, सारा पानी इधर चला जाएगा, सारा पानी जाएगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो सारा पानी भेजने के लिए एलिजिबल है, बोलती है हाँ ठीक है जा 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 जा, तो ये तो सारा पानी चला जाएगा, यहाँ ना सॉल्वेंट पता चलेगा ना सॉल्वेंट पता चलेगा ना सॉल्यूशन, ये सारा मिक्स हो जाएगा, सारा सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्वेंट तो बचा ही नहीं फिर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा? ऑस्मोटिक, ये मैं बोल तो रही हूँ ऑस्मोसिस तो होगा, पर कितना होगा, सारा होगा या कम होगा या ज्यादा होगा? तो ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हारा एक प्रेशर होता है जो सॉल्यूशन साइड पे लगता है, कहाँ लगता है? सॉल्यूशन की साइड। सॉल्यूशन कौन है यहाँ? ये सॉल्यूशन की, पिस्टन बना दिया मैंने, ऊपर से धक्का देता है इसको, किसकी साइड लगता है? सॉल्यूशन की साइड पे लगता है। और कितना लगता है? जितना तुम्हारा सॉल्वेंट आपका इधर आ रहा है। लेट सपोज अगर सॉल्वेंट के 5 मॉलिक्यूल आए तो 5 मॉलिक्यूल के जितना ही प्रेशर ये लगेगा, समझ पा रहे? क्योंकि ये सहारा ना आ जाए, समझे? हाँ या ना? कि मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो सॉल्यूशन साइड पे लगता है। किस लिए लगता है? ताकि सारा का सारा सॉल्वेंट आपका सॉल्यूशन में ना आ जाए थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एक पिस्टन है वो, एक्चुअली ये पूरे फिनोमिना को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये पिस्टन है, क्या है? पिस्टन। पिस्टन से क्या प्रेशर लगा रही है, तो अगर जो प्रेशर लग रहा है पूरा का पूरा ना आ जाए, इस पूरी प्रोसेस को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन, लिखो। प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन required to prevent the passage of solvent molecules into the solution, passage of solvent molecule into the solution, passage of solvent molecule into the solution through a semi permeable membrane, is known as the osmotic pressure, ठीक है जी? क्या समझ आया यहाँ से? देखो ऑस्मोटिक प्रेशर एक प्रेशर होता है, देखो सॉल्यूशन साइड पे लगता है, देखो देखो अपनी नोटबुक में देखो, दिख रहा है? इट इज द प्रेशर, बोलो क्या क्या डेफिनेशन है? हाँ, अप्लाई टू द सॉल्यूशन पे अप्लाई होगा, रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का आपका सॉल्यूशन साइड में आने को प्रिवेंट करना है, मतलब ये पूरा का पूरा ना आ जाए, तो ये प्रेशर लगेगा सॉल्यूशन साइड पर, तो इसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है जी? हाँ, पाई से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। साथ में नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना पाई, वो किस पे डिपेंड करता है? वो आपका कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर।
ऑस्मोटिक प्रेशर आपका ज्यादा कब होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। देखो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, पहला फैक्टर ये है, और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, किसका? सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन की ही बात कर रहा है। सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पाई भी बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोलैलिटी या मोल पर वॉल्यूम, मोल पर लीटर। मोल बढ़ेगा तो सॉल्वेंट तो कम हो जाएगा। सोच पा रहे हो मैं क्या बोल? नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो नीचे वाला तो कम हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, है ना। नंबर ऑफ सॉरी कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ेगी यार, नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो ये तुम्हारा वॉल्यूम कम हो जाएगा, मत छोड़ो। ठीक है, तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर इस पे डिपेंड करता है। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड करेगा? बोलो, ct पे। तो ये हटाने के लिए कांस्टेंट आया, पाई इज इक्वल टू CRT। आर आया, आर क्या है? रेट कांस्टेंट। क्या है? रेट नहीं, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट पता नहीं क्या बोल, गैस कांस्टेंट है ना, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.0। ये किसमें है यूनिट? बताया था मैंने आपको, इसकी यूनिट बताया था ना। इसकी वैल्यू क्या बताई थी? ATM पर लीटर, ATM पर लीटर, है ना। या इसकी वैल्यू तुम्हारी 8.3, बोलो ये क्या होती है? जूल पर केल्विन में, जूल पर केल्विन पर मोल। याद आया उस दिन जब एक्टिवेशन एनर्जी करा था? तो ये इसकी वैल्यूज होती है आर की। कॉन्सेंट्रेशन दिया है, टेम्परेचर दिया है। अब देखो जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें पता है क्या होता है? सी क्या होता है? या मोलैरिटी बोल दो उसको, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम 1000 लीटर में। मोलैरिटी क्यों नहीं है? कंसंट्रेशन मोलैलिटी तो है। तेरे को कंसंट्रेशन कुछ भी दे सकते हैं, मोलैलिटी कंसंट्रेशन ही तो है सारी। कुछ भी, अभी मैं मोलैरिटी ले रही हूँ तो इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल किस में डिजाइन, हाँ 1 लीटर में। ठीक है, तो अगर तेरे को देखिए कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, मैं कैसे लिखूं? नंबर ऑफ मोल को कैसे लिखूं? जल्दी बोल। ये n है किसका? कॉन्सेंट्रेशन है किसकी? सॉल्वेंट की या सॉल्यूट की? सॉल्यूट की। मतलब ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन तो सॉल्यूशन की होती है, पर कॉन्सेंट्रेशन में होगा क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या होंगे? कॉन्सेंट्रेशन तो सॉल्यूशन की है, समझ पा रहे हो। पर इसमें जो ये n होता है, ये क्या होता है? किसके मोल? सॉल्यूट के। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? C क्या हो जाएगा? बोलो, गिवन वेट ऑफ B बाय द मोलर मास ऑफ B, तो सॉल्यूट था, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर तुम्हें कुछ मिलीलीटर में दिया तो 1000 कर देंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन की ये वैल्यू आ जाएगी। तो पाई क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। पहले तो मैं एक पॉइंट ये लिखती हूँ, N/V कर सकते हैं इसको, हाँ या ना, RT। उसके बाद क्या किया? पाई इज इक्वल टू, बोलो, गिवन वेट बाय मोलर मास, आगे इनटू वॉल्यूम, और तो नहीं है इसमें कुछ, और वॉल्यूम है इनटू R इंटू T। ये हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रूफ दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, हो जाएगा प्रूफ। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रही है, देयरफॉर इट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हो जाएगा प्रूफ। अगर प्रूफ करने को बोलेंगे यही करना है, इस प्रूफ दैट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, प्रूफ दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यही हो जाएगा। तुम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल पे कर रहा है डिपेंड। किसके मोल है भाई? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यार, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा तो कॉलिगेटिव है। ये पूरा ड्राइव करेंगे, बोलेंगे तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, मोल तो फिर
मोल तो समझ ही गए ना, अगर मास है तो ठीक है, हो गया, हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखूंगी फॉर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, ये न्यूमेरिकल तुम्हें मतलब तुम्हें ये पॉइंट पता होने चाहिए। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, आर तुम्हें पता होता है, टेम्परेचर दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें मोलैरिटी दे रखी है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। एक क्वेश्चन है, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 2 मैं कह रही हूँ, एक क्वेश्चन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लेट्स सपोज 0.56 बार है, कितना है, इतना बार है, और तुम्हें बोला है कि एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट आपको कह रहा है 0.5 ग्राम डिजोल्व करा है, ठीक है, और टेम्परेचर बोला है 300 केल्विन है, ठीक है, और आपको क्या बोला है, आपको फाइंड करना है क्या, ये निकालना है, निकल जाएगा, कुछ कुछ डाटा है, अगर नहीं दिए हैं तो ये सॉल्यूट का मास ये निकालना है, वॉल्यूम तुम्हें भी दे रखा होगा, इतने वॉल्यूम में है, तो यहाँ से आर टी सब कुछ पता है, तो ये निकल, ये इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, एम भी निकल जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन देख लो कैसे कैसे आएगा। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, सॉल्यूट बार बार थोड़ी बोलेंगे, सॉल्यूट का मोलर मास है ना, मतलब इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। वॉल्यूम दे देगा क्वेश्चन, टेंशन क्यों ले रहे तो। देखो जी, अब हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 4 पढ़ी, ये बताओ जरा ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का कितना था, P0 A, और लो कितना हुआ, P0 A माइनस सोल्यूशन का P0 A, अरे यार ऑफ सोल्यूशन, यही तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पहले तो तुम्हारा क्या आया था, पहले जब एक्सप्रेशन लिखी जाती है तो सॉल्वेंट की टर्म में ही लिखते हैं, फिर उसमें मोल फ्रैक्शन माइनस करते, तुम्हें पता है टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो ये इतना आया, ये आया, उसके बाद यहाँ से सारी इक्वेशन आगे ड्राइव होगी। अगर मोल फ्रैक्शन दे रखा है, देखो देखो ये तुम्हें पता है, एक क्वेश्चन मैंने कल ही तुम्हें दिया था ना, क्या बोला था उसमें, बोला था मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, हाँ या ना। फिर यहाँ से भी निकल जाएगा, अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल ये दे रखे हैं, ये तो अगर है तो ये पता चल जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय द मोलर मास, गिवन मास भी दे रखा है, मोलर मास भी दे रखा है। अगर तुम्हें गलती से पूछा जाए सेकंड क्वेश्चन की, तुम्हें बोला जाए मोलर मास ऑफ बी निकालना है, अब तुम्हें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दूसरा कौन सा, इसको कन्वर्ट करना, और उसके लिए उस कन्वर्जन में तुम्हें क्या देखना है कि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए है वो बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ मोल ऑफ बी से, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एन बी डिवाइडेड बाय एन ए इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ये है कि यहाँ से क्वेश्चन एक ऐसा बनेगा, यहाँ से ऐसे बनेगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर फाइंड करना है, या तुम्हें ये दे भी दिया जाए, या सुनो ये क्वेश्चन पता कैसे होगा, या तुम्हें बोल दिया जाए पार्शियल प्रेशर इतना है, पार्शियल नहीं क्या बोलते उसको, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर पता है, और आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए इतना कम हो गया, बाद में सॉल्यूशन में डाल के तो डिफरेंस आ जाएगा। तुम्हें बोलेंगे कि आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, ए के कितने होंगे, फिर उसके साथ कुछ डाटा दे दिया जाएगा, नंबर ऑफ मोल बोलेंगे 100 ग्राम ऑफ वाटर में, समझ पा रहे हो, 100 ग्राम वाटर में मतलब वाटर के मोल निकालने से, वाटर के कैसे निकलेंगे, गिवन मास में था मोलर मास, नंबर ऑफ मोल वही तो होता है, 100 ग्राम बाय वाटर 18 ग्राम पर मोल, तो डिवाइड करके वो आ जाएगा ना, फिर ये आया, फिर यहाँ से इसको डिवाइड, ये वाला इसको मल्टीप्लाई करो, फिर आ जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ से मैं कह रही हूँ, यहाँ से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं इन प्रॉपर्टीज से, तो एक क्वेश्चन ये बन गया, दूसरा ये बन गया, आप जिस तरह लिखना चाहते हो वैसे लिख लो। और दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर में आपको क्या निकालना है, एम बी निकालना है, मोलर मास ऑफ बी,
मोलर मास ऑफ बी। कैसे निकलेगा? अब तुम्हें क्या करना है, इसको खोलना पड़ेगा। बोलो गिवन वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी इंटू गिवन मास ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ ए, हो जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो मतलब ये दो ही फॉर्मूले हैं, है ना। तो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, है ना। या तुम्हें कैसे दे दिया जाए, जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ही दे दी थी, याद आ रहा है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी या मोलैलिटी। यहाँ मोलैरिटी, जहां मोलैरिटी लगी मोलैरिटी लगाओ, इनमें मोलैलिटी लगेगा, याद आ रहा है? इनमें मोलैलिटी लगेगा। ये क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? बोलो जरा। पहले एक प्योर सॉल्वेंट का पहले एक टेम्परेचर पे बॉयल हो रहे हैं, कल मैंने ग्राफ भी दिखाया था, है ना। 100 डिग्री पे कोई प्योर सॉल्वेंट आपका बॉयल हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब तुम्हारा जो वेपर प्रेशर है ना, पानी का कुछ वेपर प्रेशर है 1 atm तक पहुंचना है, तो वेपर प्रेशर जब प्योर का यहाँ पहुंच जाए तो वो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। अब बाद में क्या हुआ? गौरव क्या कर रहा है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सॉल्यूट ऐड करा। सॉल्यूट ऐड करने से क्या हो गया? वेपर प्रेशर पहले ही कम हो गया, तो फिर ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जो चेंज है वो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कितना होता है? ज़्यादा किसका था? सॉल्यूशन का। डेल्टा टी ऑफ टी बी माइनस सॉरी हाँ टी बी नॉट हो जाएगा। फिर ये देखा था, फिर मैंने कल एक फॉर्मूला ये बताया था, दूसरा फॉर्मूला क्या बोला था? डेल्टा टी टी बी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलैलिटी बताया था, और वहाँ पे के बी आया था। के बी की वैल्यू बताई थी। के बी क्या होता है? ये तुम्हारा इसके बराबर होता है कब? जब ये मोलैलिटी 1 हो जाए। मोलैलिटी मतलब 1 मोल 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। इसकी यूनिट भी कर ली थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, दूसरा यहाँ से आ सकता है, तीसरा आपका कहाँ से आ सकता है? मोलैलिटी अगर तुम्हें 1 मोलर देती हूँ, मतलब एक क्वेश्चन अब यहीं से आएगा, अगर तुम्हें 1 मोलर दे दिया हो कॉन्सेंट्रेशन, क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल तुम्हें पता चल गए? नंबर ऑफ मोल कितने? 1 मोल किस में डिसॉल्व हुए हैं? 1000 ग्राम में। किसके? सॉल्वेंट के। समझ पा रहे हो? मतलब ये इस डाटा से ये चीज़ें मिल गई है, और ये चीज़ें मिली तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी की वैल्यू दे देंगे, इसकी वैल्यू दे देंगे। मोलैलिटी बोलो क्या होता है? 1 मोल, ठीक है, 1 मोल डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पता चल गया। मोल निकाले तो गिवन मास मोलर मास भी चाहिए। अब मोल पता है तो तुम्हें बोलेंगे कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बता दो, अगर मोलर मास उसका इतना है। समझ पा रहे हो? तो डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा? के बी इंटू, जल्दी बोलो, हाँ गिवन मास किसका? बी का, मोलर मास ऑफ बी इंटू 100 इतना ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, हो जाएगा। इजी था। अगर ये दे दिया जाए तो ये निकल जाएगा। अब इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से ये किस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, कि मतलब 1 मोलर दे के डाटा निकालो, और ये, या सीधा बोल दे सब कुछ दे दिया और ये निकाल दो, है ना। और फिर क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है? पहले प्योर सॉल्वेंट का कितना था? जब प्योर पानी है उसका, वो कितने पे फ्रीज हो जाता है? 0 पे। मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब तुम्हारा वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का सॉलिड के बराबर हो जाए। वेपर प्रेशर से रिलेट था। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से किस तरह, मैंने तुम्हें वैसे कल बताया था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, बोलो, सॉल्यूशन का ज्यादा होता है या सॉल्वेंट का? फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, क्योंकि सॉल्यूशन तो और नीचे चला जाता है। बोलो, ये टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अरे सॉल्यूशन का ज़्यादा, सॉल्वेंट का ज़्यादा, सॉल्यूशन का कम। तो यहाँ से भी सेम वही चीज़ डाटा आ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर से भी न्यूमेरिकल आ जाएंगे। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पता है ना। और यहाँ बोलेगा प्रूफ करो, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, करेंगे क्या? बोलेंगे डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू के एफ इंटू मोलैलिटी।
नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रहा है तो ये कॉलिगेटिव है, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन पे तो कॉलिगेटिव है, सारी कॉलिगेटिव है। पूरी एक्सप्रेशन आ जाएंगे। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कल हम प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, है ना। अभी मैंने आपको क्या करवाना है, वेंट हॉफ इक्वेशन करवानी है, वेंट हॉफ फैक्टर, है ना। हाँ जी, वो भी यही इसी से रिलेटेड है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। देखो जी, अभी तक आपने ना क्या क्या करा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, देखो ध्यान से। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, जल्दी बोलो। मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस। दूसरी, ठीक है। तीसरा, थर्ड, CRT, है ना। मतलब हमने देखा था ये सॉल्यूट पे डिपेंड कर। अब करेंगे वेंट हॉफ फैक्टर की बात। किसकी, एक सेकेंड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है पर वेंट हॉफ ना इसी से को रिलेट करता है, ठीक है। वेंट हॉफ फैक्टर से पहले मैं तुम्हें एक दो चीज़ें बता देती हूँ, कुछ पॉइंट स्टार बना के लिख देना, ठीक है। लिखो जल्दी। कॉलिगेट, वी नो दैट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द, वी नो दैट द, जल्दी लिख भाई, कहाँ है पेन, कहाँ डाला पेन। अभी तक तो लिख रहा था, कहाँ चला गया। चलो शुरू हो जाओ। वी नो दैट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द, depend on the concentration of solute, depend on the concentration of solute. These properties depend upon the number, these property depend on the number of solute, number of solute, not on its nature, but not on its nature. देखो एक पॉइंट मैंने क्या बताया, इतना सारा लिखने से एक चीज बता रही हूँ, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, बोलो, सॉल्यूट के नंबर पर, हाँ या ना, नॉट अपॉन इट्स नेचर, सॉल्यूट के मोल पर, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नेचर पर नहीं डिपेंड करी, यही तो बताया था। कहाँ गया पेन तेरा, कौन ले गया पेन, किसका पेन खत्म हो गया था, फिर ऐसे कैसे ले लिया है, मजे करा पेंसिल से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ आया क्या होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, एक चीज क्या हो गया, अगर देखो ध्यान से, अभी ध्यान से देखो, एक एसोसिएशन डिसोसिएशन पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो गया, इसका एसोसिएशन हो गया, तो ऑफ सॉल्यूट। मुझे ये बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले तो तुम्हारे जो सॉल्यूट थे वो एक ही था, कितना था, मतलब सॉरी आप मान लो दो थे, एक सेकंड पहले मान लो तुम्हारे नॉर्मली जो पहले है एसोसिएशन से पहले, क्या बोल रही हूँ मैं, बिफोर कुछ भी एसोसिएशन से पहले, है ना, बिफोर एसोसिएशन, लेट्स सपोज
एसोसिएशन से पहले सॉल्यूट कितने थे? सॉल्यूट 2 थे। यहाँ पर भी बिफोर डिसोसिएशन सॉल्यूट कितने थे? 2। इतना समझ पा रहे हो? और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारी डिपेंड करती है सॉल्यूट के नंबर पर। बोल दे बात खत्म कर दे। नहीं खत्म कर दे ना, इम्पोर्टेंट है, कर ले बात। हो गया? और बोलना है कुछ? बोलो। बिफोर एसोसिएशन सॉल्यूट 2 थे, बिफोर डिसोसिएशन भी सॉल्यूट 2 थे, पर अगर एसोसिएशन हो गया तो क्या हो जाएगा? एसोसिएशन हो जाएगा, सॉल्यूट कितने हो जाएंगे? आफ्टर एसोसिएशन सॉल्यूट कितने हो गए? 1। यहाँ आफ्टर डिसोसिएशन बोलो, आफ्टर डिसोसिएशन सॉल्यूट कितने हो गए? 4। ऐसे समझ पा रहे हो ना? एसोसिएशन से क्या होगा, डिसोसिएशन से क्या होने वाला है। उधर क्या देख रहा है? ठीक है जी। तो अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अरे एक चीज 2 में टूट रही है ना, तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ेगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी या डिक्रीज? प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। समझ पा रहे हो? यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, है ना? समझ गए? इजी था। एग्जाम्पल, मैंने कहा मेरे पास ना 2 CH3COOH है, ठीक है जी। अब इनका एसोसिएशन हुआ, क्या बन गया ये? CH3C+O OH, ऐसे बना। एक ये है, और एसोसिएट कैसे होंगे ये? CH3C+O OH, हाँ या ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, 2 से 1 बन गया। एक तुम्हारा ये वाला था, एक तुम्हारा ये वाला था। पहले बताओ, यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने थे? नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने थे? 2 स्टार्टिंग में, पर बाद में कितने हुए? नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए? सॉल्यूट 1 हो गया। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, कम होगी? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नंबर पे डिपेंड करती थी सॉल्यूट के, सॉल्यूट ही कम हो गए। यहाँ पे क्या होगा? जैसे अब मैं एग्जांपल तुम्हें दे रही हूँ, लेट सपोज मैं कह रही हूँ तुम्हें आपका CaCO3, ठीक है जी, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉल्यूट कितना है? जल्दी बोलो। 1। बिफोर है ये सब कुछ। अब क्या हुआ? डिसोसिएशन हुआ। क्या हुआ? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन से क्या हो जाएगा ये? CaCO3 किस में ब्रेक हो जाएगा? तुम्हें ब्रेक करना आता है? आयनिक कंपाउंड पानी में डाल के एकदम टूट जाते हैं, आयनिक कंपाउंड टूट जाते हैं। तो क्या बन गया ये? CA2CO3 2-, तभी तो ये कट जाएगा। कितना हो गया ये? 1 था, इससे 1 बन गया। तो यहाँ बताओ सॉल्यूट कितने हो गए? सॉल्यूट कितने हो गए? पहले सॉल्यूट 1 था शुरू में, सॉल्यूट अब कितने हो गए? 2। डिसोसिएशन के बाद सॉल्यूट का नंबर 2 हो गया। ये बोलना चाह रही हूँ मैं। पर अभी तक जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करी है उसमें ना एसोसिएशन लिया ना डिसोसिएशन, सीधा वैल्यू निकाल दी थी। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों को काउंट करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे? वो बताता है वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर बताता है वो चीज़, ठीक है जी। अरे ये क्यों मैंने रब किया? ओहो, फिर बोल तो रही हूँ सॉल्युबिलिटी है एक, ठीक है जी। यहाँ लिखना,
यहाँ लिखना फ्रॉम द एसोसिएशन, फ्रॉम द, इसके नीचे फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ solute particles colligative property will decrease, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? ये चार जो पड़ी है ये तुम्हारी कॉलिगेटिव इनकी वैल्यू ही कम हो जाएगी, जितनी होनी थी ना पहले तुम्हारी आई थी जब टूटा नहीं था या जुड़ा नहीं था, इनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, है ना। किनकी वैल्यू डिक्रीज होगी? लेट्स सपोज पहले ना इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी थी 1 एटीएम, कितनी दी थी? 1 एटीएम। अब क्या हो गया? एसोसिएशन हो गया, अब इसका 1 से तो कुछ कम ही हो जाएगा, ये बोलना चाह रही हूँ मैं। इसका टेम्परेचर अगर डेल्टा ये कॉलिगेटिव है ना, इसकी वैल्यू तो लेट्स सपोज ये 10 है, 10 केल्विन है, अगर एसोसिएशन हो गया इसकी वैल्यू 10 से कम हो जाएगी, ये बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, दैट इज जो तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है प्लस जो तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है? फ्रीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर विल डिक्रीज, इसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई डिक्रीज, डिप्रेशन इन डेल्टा टी एफ डिक्रीज, ये डेल्टा टी भी डिक्रीज, ये सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा इनिशियल से। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज। तो ये वाला पूरा पॉइंट लिखो यहाँ पे, कौन डिक्रीज होगा कौन इंक्रीज होगा। ठीक है जी, इसके बाद करने वाले वेंट हॉफ फैक्टर। हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो है सारी यार, ये सारी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी डिक्रीज हो जाएगी, सारी इंक्रीज। लिखो लिखो फटाफट, लिखो लिखो। फ्रॉम द डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, अरे ये तो एसोसिएशन उधर डिसोसिएशन करना है ना, अब बार बार एसोसिएशन ही चलेगा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। और ये बहुत बार पूछा गया है भाई, वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, एक्सप्लेन करो इसको। जब ये आएगा तभी वेंट हॉफ फैक्टर आएगा। हो गया? हो गया, हो गया। ये वाला पोर्शन हो गया, कर दूं मेरा? अब एक चीज और ध्यान देना, अब बात करेंगे वेंट हॉफ फैक्टर की। किसकी बात करेंगे? वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर क्या बोलता है देखते हैं जरा। इसको डिनोट करते हैं आई से। किसे डिनोट करते हैं? आई से। अब बात करेंगे वेंट हॉफ फैक्टर, इसको डिनोट करते हैं आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। इसका क्या मतलब होने वाला है, बोलो जी। इट इज डिफाइंड एज द, लिखो, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
रेशो ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हें पता थी एक ही होती है, एक ही वैल्यू होती है, इसकी एक ही वैल्यू होगी, इसकी एक एक एक। किसके रिस्पेक्ट में रेशो है? क्या एक्सपेरिमेंटल क्या आया है, थ्योरेटिकल क्या थी? ठीक है जी। रेशो एक सेकेंड, रेशो ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रेशो ऑफ ऑब्जर्व, एक सेकेंड, रेशो ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थ्योरेटिकल वैल्यू, टू द theoretical value of colligative property, that is I is equal to observed value of colligative property divided by theoretical value of colligative property। अच्छा मुझे ये बताओ, थ्योरेटिकल तो यहीं से आएगी सब कुछ, पर ऑब्जर्व कहाँ से आएगा? एसोसिएशन और डिसोसिएशन से। अगर सॉल्यूट कम ज्यादा हो गए तो ये कम हो जाएगी, ऑब्जर्व कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? इसको आई से डिनोट करते हैं। वैसे तो तुम्हारी नॉर्मली आनी चाहिए थी, मैंने बोला सॉल्यूट तुम्हारे 10 लिए हैं, अगर 10 में से टूट गए तो 20 हो जाएंगे, अगर 10 में से एसोसिएट करके तो 5 हो जाएंगे, तो आई ये हो जाएगा, समझ गए? तो इसको क्या लिखूं? आई इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, यहाँ पे क्या लिखूं? एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाला, या ऐसे लिख दूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एसोसिएट और डिसोसिएट, एसोसिएट या फिर डिसोसिएट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मैंने बोला पहले 10 थे तो उसकी कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, बोला उसके बाद क्या हो गए, मिल गए, मिलने के बाद 5 हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, या डिसोसिएट हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, ये बोलना चाह रहा है आयोटा, आयोटा नहीं आई, वेंट हॉफ फैक्टर है ना, वेंट हॉफ फैक्टर, और ये HO है, ओ ए नहीं है, वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है जी। एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करो जरा, मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें कह रहा है वाई इज द, लिखो, वाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर सुनो, अब इसको न्यूमेरिकल में किस तरह अप्लाई करेंगे? तुम्हें बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है किसी भी सॉल्यूट के लिए जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, अगर तुम्हें बोले ना Ca, जैसे NaCl ले लूं, CaCl2 ऐसा ही तो होता है, ये एक तुम्हारा सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट का कुछ मास दे रखा होगा, कुछ भी चीजें दे रखी, बहुत चीजें दे रखी होगी, जैसे तुम्हें इसमें निकालना है इसके लिए, है ना, तो बोलना है कि तुम्हें इसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना है, तो तुम्हें सारी वैल्यू दे रखी है, सब कुछ पता है तुम्हें, पर इसने क्या बोला, जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए, तुम्हें अभी पता है जितने भी मोल है, इसने बोला 5 मोल है, कितने बोला, कंप्लीट डिसोसिएशन से कितने मोल हो जाएंगे इसके, Ca2, अरे कैसे टूटता है ये, कैल्शियम +2 + 2Cl- आता है तोड़ना, इनिशियली तुम्हारे 5 थे, बाद में कितने हो गए, 15, तो यहां पे सिर्फ मोल लिखने, यहां आई आएगा इनके आगे बस, समझ पा रहे हो हाँ या ना? अगर हाँ या नहीं समझ आया, हाँ आई की वैल्यू ही होगी 15, वो आई को पुट करना है, पहले बोला इसने स्टार्टिंग में 5 मोल है, कितने बोला, देखो जैसे तुम्हें ये XB है, इसको बोला ये 5 मोल है, ये मोल तो है नहीं, मोल फ्रैक्शन है,
है ना। मोल फ्रैक्शन इसने बोला कि इतना फ्रैक्शन होगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मोल मोल में कन्वर्ट करने के बाद बोला ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होगा तो ये पहले 5 ही थे, बाद में जब ये कंप्लीट आयोनाइज होंगे तो 1 से 3 बन रहे, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, जल्दी बोलो। आई की वैल्यू 3 है, ये 5 है, टोटल 15 हो जाएगा। ये पूरा 15 मत मानना इसको, है ना। मतलब आई की वैल्यू 3 है, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3। इस तरह ये क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है, समझ आया। क्वेश्चन में ऐसे अप्लाई होने वाला, अपने माइंड पे रखो कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा, ये चीज लिख लो, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा, लिखो थोड़ा सा स्टार बना के कहीं। तो अब मैं क्वेश्चन दूंगी, अगर तुम्हें अब तुम बोलोगे कैसे क्वेश्चन पता चलेगा, वहां सीधा तुम्हें वेंट ऑफ दे देगा और बोलेगा कंप्लीटली आयोनाइज है, कंप्लीटली टूट रहा है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा आई लगाना है वहां की नहीं लगाना, है ना। कंप्लीटली टूटेगा मतलब आयंस बनेंगे, आयंस बनेंगे तो मतलब आई लगाना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। हाँ उसमें नहीं लगाना, जहां कुछ ना दे रखा हो वहां नॉर्मल करो, जहां अगर दे दिया हो कंप्लीटली टूट रहा है वेंट हॉफ फैक्टर ऐसा कुछ दे दिया तो वो लगाना। एक क्वेश्चन देखती हूँ मैं इससे ना, अगर मेरे को मिलता है तो मैं करवाती हूँ। चलो ठीक है जी, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, आई, क्या होता है आई। एक क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन लिखो। 19.5 ग्राम of CH2FCOOH is dissolved in, किस में डिजोल्व हो रहा है ये, 500 ग्राम ऑफ वाटर में, किस में डिजोल्व हो रहा है, 500 ग्राम पानी में। द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, द डिप्रेशन इन द freezing point observed is 1 degree Celsius. Calculate the vent of, क्या निकालना है, calculate the vent of factor, vent of factor निकालना है। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है पता है ना, आई, आई वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है। समझ पा रहे हो, तो कैसे करोगे, फॉर्मूला क्या है, क्या निकालना है, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व दैट, इतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, टी। अच्छा ये मोलैरिटी कंसंट्रेशन दे दी तो सीधा के तो दिया ही नहीं इसने, एक सेकंड में के चेक करती हूँ, है ना। अगर के कभी ना दिया उसको 1 कर देना, है ना। क्या होता है ये, के एफ इंटू मोलैलिटी, ऐसा ही फॉर्मूला है ना, ऐसे भी तो है, 2 फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द, मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट कितनी मोलैलिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर के एफ ना दिया जाए तो 1 कर दो इसकी वैल्यू। अब देखो तुम्हें ये वैल्यू दे रखी है, कितनी दी है, गिवन बताओ क्या क्या दिया है, जल्दी बोलो, गिवन 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 क्या है, डिप्रेशन इन डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है भाई, इतने ग्राम ऑफ दिस डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड इज 1 डिग्री सेल्सियस, क्या है ये, चलो ठीक है 1 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 1, इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है। और क्या दिया हुआ है, ये सॉल्यूट का मास दे रखा है कुछ, ये सॉल्वेंट का मास दे रखा है। सॉल्यूट कितना है बोलो, WB कितना है 19.5 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना है बोलो, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम।
अब तुम्हें यहाँ कुछ ना कुछ मोलैलिटी में रखना पड़ेगा। मोलैलिटी क्या होता है? अब इसको कर ले के एफ इंटू मोलैलिटी, जल्दी बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg में, मास ऑफ सॉल्वेंट का मास तो सीधा दे रखा है, अगर ये ग्राम में है तो केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? के एफ इंटू मोलैलिटी क्या होता है बोलो? गिवन मास बाय द मोलर मास। गिवन मास कितना है? 1.5 ग्राम। मोलर मास, अब सॉल्यूट तुम्हें ये दे रखा है, इतना ग्राम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर, सॉल्यूट ये है, तो सॉल्यूट का मोलर मास भी तो कुछ होगा, XYZ लिखो इसको, जो मोलर मास ऑफ बी आएगा इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 500 ग्राम है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 कर दो, ये किलोग्राम में हो जाएगा। ये सारी वैल्यू निकल गई। के एफ की वैल्यू नहीं दी है तो 1 कर दो, के एफ नहीं दिया है 1 कर दो, और आई की बात कर रहा है तो आई निकालने के लिए इसके आगे आई भी लगेगा, ये आई तो निकालना, ये सारी वैल्यू इधर ले आओ डिवाइड करके, समझ पा रहे हो ना? इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी है 1 डिग्री सेल्सियस। अगर नहीं दिया है ना तो 1 ले, एफ का किसका तो निकालो ना, प्लस करो यार। अच्छा फ्लोरीन का, मैं सोचू क्या एफ बोल रही है, मुझे लगा के एफ। 18 नहीं, 19 करो इसको सॉल्व, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आएगा, था तो वही ना, वेंट हॉफ के साथ ऐसा क्वेश्चन बनेगा। अरे यार प्लस करो ना यार, क्या तुम CH2FCOOH, यहाँ बताओ 1 16 16 12 19 2 12, कितना हो गया ये? 12 2 14, 14 और 20 24, 34 में से 1 गया, कितना हो गया? 33, ये क्या जोड़ा है मैंने यहाँ? 12 34 78 आया, प्लस कर लो यार, प्लस ही तो करना है जितना भी आया। और यहाँ पर आर तो तुम्हें दिया नहीं, चलो ये तो दूसरा क्वेश्चन था, है ना? करो करो जल्दी, उसके बाद छुट्टी है, जाओ। 5.2 आ रहा है किसका टोटल आंसर? अब देख लेना चेक करके, यही आएगा जो भी आएगा, है ना? 5.2 कैसे हो सकता है? मतलब ऐसे ना कि आई 1 में टूटेगा, 2 में, 3 में, 4 में, मतलब एक सॉल्यूट कितने में टूटेगा वो बात है। कैलकुलेटर बताओ, ये सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई तुम्हें खुद। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रही हूँ वेंट हॉफ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ, क्या निकालना अभी देखो तुम लोगों को, डिटरमाइन द अमाउंट, 2 आया, चलो ठीक है, मुझे आंसर पता नहीं है। आई इज इक्वल टू 2.47 dissolved in 2.5 liter of water such that 2 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 2 है वो, हाँ, that its osmotic pressure is 0.75 atm
एट 27 डिग्री सेल्सियस। करो ज़रा इसको, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या है इसका आंसर, क्या है आंसर? मेरे पास नहीं है भाई। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 0.75। यार मैं बहुत बेकार लिखती हूँ। 0.75, फिर भी वैसा ही लिख दिया। अमाउंट ऑफ इतना डिजोल्व क्या निकालना है? पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर? अब खुद ही इसने आई दे दिया तो आई वाला लगाना पड़ेगा, उसके आगे आई लिखना पड़ेगा। कब लगाना है कब नहीं लगाना नॉर्मल बात है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? CRT। यहाँ C क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय। अच्छा जी, मास लिख सकते हैं। जब देखो ना, इसमें ना तुम्हारा हमेशा मोलैरिटी होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर में, पर वहां पे मोलैलिटी होता है। एक चीज ध्यान रखना, क्या बोल रही हूँ मैं, जो तुम्हारा ये फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें मोलैलिटी यूज होता है, स्मॉल m, यहाँ पे कैपिटल M, मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, वहाँ 100, 100, 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, करो जरा इसको। पाई इज इक्वल टू N/V/RT। नंबर ऑफ मोल तुम्हें अभी नहीं पता, मोल और मास तो पता है। पाई इज इक्वल, चलो जरा करो, मैं सारा तो बता दूंगी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ मोल को तोड़ो, क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ दिस। अमाउंट मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। क्या निकालना है? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट है क्या? ये सॉल्यूट पता, मोलर मास पता है। सॉल्यूट का मास निकाला, मोलर मास निकल जाएगा। करो करो जरा जल्दी सॉल्व। फिर वेंट खत्म भाई, आराम से। सॉल्यूट खत्म हो गया, 1 घंटा हो गया भाई। 1 घंटा बहुत जल्दी हो गया आज तो। कहाँ है 2.4? 2.5 है वो। हाँ हाँ, वो तो वही है, 2.47। ये है 2.5। क्या निकालना है? ये अमाउंट ऑफ दिस। क्या निकालना है? ये आई की वैल्यू दे रखी है ना यार, 2.5 कहाँ पे? 2.5 लीटर। ये तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। यार भाई तुम थोड़ा सा दिमाग अपना थोड़ा सा तेज करो। कैल्शियम का 40, हाँ, क्लोरीन का 35 कि 35 ही ले लो। करो करो जल्दी। क्या करूँ मैं इसको? पाई इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, गिवन मास n क्या है? ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? ये डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू R इनटू T। अगर तुम्हें लीटर में दे रखा है तो ठीक है, नहीं दिया तब 1000 आता है। यहाँ तो सीधा लीटर में दिया है तो 1000 नहीं लगाना है। R की वैल्यू क्या है? ये सारी ऑस्मोटिक प्रेशर में ये वाली वैल्यू लिखनी है। टेम्परेचर भी दे रखा है 300 केल्विन। एम भी निकालना है, सीधा मैं एम बी को अब उधर ले जा रही हूँ। पाई की वैल्यू कितनी है? एटीएम 8.3 नहीं लेना, ये ले, पता क्यों लेना है?
क्योंकि जब हम ये वैल्यू लेते हैं ना, ये वाली वैल्यू आती है एटीएम पर लीटर में, आती है एटीएम पर लीटर में। नीचे भी तुम्हारा एटीएम दे रखा है, लीटर दे रखा है, एटीएम से एटीएम खत्म, इसलिए लेना होता है सेम यूनिट। एटीएम पर लीटर होता है कि एटीएम लीटर होता है? लीटर से लीटर क्या खत्म हो जाएगा, केल्विन। एटीएम पर लीटर पर केल्विन भी होता है, पर केल्विन से केल्विन, ये लीटर होगा, एटीएम लीटर, लीटर से लीटर। देखो इसकी जो यूनिट होती है एटीएम लीटर पर केल्विन है, एटीएम लीटर पर केल्विन, एटीएम लीटर पर, एटीएम से एटीएम खत्म, लीटर से लीटर खत्म, केल्विन से पर केल्विन खत्म। सारी यूनिट बाद में जो भी यूनिट आएगी किसकी आएगी, समझ रहे? इसकी जो यूनिट आएगी वो ग्राम में आएगी, बाद में जो सब कुछ आएगा वो ग्राम में आएगा, सब कुछ ग्राम में। अच्छा ये मैं गलत चीज ले गई उधर, ये मैंने गलत चीज ले ली है। हमें तो ये निकालना है ऊपर वाला, नीचे वाला दे रखा है तो इसको सॉल्व करो, है ना। अच्छी मैंने ये गलत चीज ली है इधर, चलो कोई बात नहीं। क्या क्या है, ये कितना था, ये तो निकालना है हमें, डब्ल्यू बी। ये मोलर मास कितना आया भाई, कितना है मोलर? 110 ग्राम पर मोल। इज इक्वल टू पाई, और सारी यूनिट कट जाएगी, सिर्फ यही बचेगा मोलर मास। और तुम्हें ये भी पता होगा मोलर मास ग्राम पर मोल में ही आता है, बाकी सब कुछ कट जाएगा। वाह, ये घर में सॉल्व कर लेना आप, अभी करना है, करो करो जल्दी करो फिर।
रुको कैलकुलेटर यूज़ कर दें। कितना बोल रहा है ये भाई? ये है तुम्हारा पाई की वैल्यू है 0.75 इंटू 110 गुना 2.5 डिवाइडेड बाई 2.08 इंटू कितना है 8.5। इतना नहीं आया। देखो यहाँ पाई की वैल्यू कितनी थी 0.75 इंटू 110 ग्राम पर मोल इंटू इतना लीटर हो जाएगा। ये निकालना है, इसको करो 0.08 गुणा 300, इसको मल्टीप्लाई करो ज़रा। ये देखो ये क्या हो जाएगा 8/100, 8/100, 100 0 से 0 कैंसिल, 24 आ जाएगा पूरा। ये इसकी पूरी वैल्यू 24 आ गई। नीचे वाले ऊपर वाले को करो सॉल्व, करो जल्दी जल्दी जल्दी। ये हो गया 25। ठीक है जी। ये देखो यहाँ ध्यान से 25, पहले मैं यहाँ करती हूँ 0.75 इंटू 2.5 ऐसे कर दूँ, इसको नीचे ले आऊँ इतना। अब कितना हो गया इसको मल्टीप्लाई करके 25/75 क्या 111 है? तो कोई बात नहीं, हल्का सा वेरिएशन आएगा। बोलो जल्दी, इसको मल्टीप्लाई करो। 5 पंजे 25, 2 35 37 गुणा 10 1 14 15 5, यही आ रहा है 12 का 2। यार ये क्या कर रही हूँ मैं? कितना आया ये तुम्हारा? ये 10 आया, 11 14 15, ये 5, ये 7। अरे इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ यार, करो इसको मल्टीप्लाई। अब तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया पागल नहीं किया। अब मैं नहीं करना मल्टीप्लाई। क्या 2.47? आई तो निकालना है। अच्छा आई भी चाहिए इसमें? ओहो मैं तो भूल गई थी आई। देखो फिर आप ध्यान से देखो, फिर इसमें इंटू आई भी है, फिर पाई करो इसको फटाफट। ये कितना है 0.75 इंटू ये ऊपर वाला तो वही है यार तुम्हारा 2.5, नीचे क्या हो जाएगा WB इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है इंटू इसको ले आओ 0. ये है ना 1.3 आया आंसर। अच्छा कैलकुलेटर में ये वाला वैल्यू नहीं किया था, देखते हैं इसको करो सॉल्व। कितना आया? इसके नीचे ये आएगा तो 24 आ जाएगा, गुणा इसको 2.5 कर दूँ अप्रोक्स 2.5 कर दूँ तो डबल कितना करो ज़रा इसको 57. ये इतना आ गया। नीचे वाला पोर्शन हटा दूँ ये सारा 57.6 ये आया। ऊपर वाला पोर्शन करो। अरे यार करो ना यार, तुम खुद कुछ नहीं कर रहे। आई कहाँ है? आई तो यहाँ आ गया, ये तुम्हारा ये है। इसको करो, अब बोलेंगे 75 25 25 2 35 37 गुणा 10 1 15, यही है ना 5 7 8 और 1 1 8 7 5। अब इंटू 10 टू द पावर -3 आएगा। इसके नीचे 2 0, इसके नीचे 1, ठीक है, इंटू 110। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड कर दो। अब क्या हो जाएगा 1875 इंटू 110 76। ये 10 टू द पावर ये 0 0 होगा, फिर पीछे कुछ ऐसा होगा। इसको कट कर दो, बाकी करो अब अपने हिसाब से। अब इतना तो कर ही सकते हैं यार। ये 11 से कट जाएगा, 11 पंजे 55 56 57 7 77। हाँ मान लो, ठीक है हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, रुको। ये थ्योरेटिकल है, ये नहीं है न्यूमेरिकल, ठीक है। अब जैसे भी करना है वो अपने हिसाब से कर लेना तुम।
ये कह रहे 3.7। देखो अब ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस मोलर इज अप्रोक्सीमेटली डबल देन इतने मोलर ऑफ दिस। तुम्हें क्या बोल रहा है, एक मोलर NaCl है, एक मोलर इसका है। एक मोलर का मतलब समझ आता है क्या है एक मोलर? एक मोल 1 लीटर में। इस मोलर ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ हमेशा मोलर आता है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के साथ मोलर आता है, स्मॉल m। अब देखो इसका डबल क्यों है, इसका सिंगल क्यों है ऑस्मोटिक प्रेशर? तुम क्या बोलेंगे, जो NaCl है वो क्या है, आयनिक सॉल्ट है। क्या है, आयनिक, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ये बन जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, 2। पर ये कैसा है, ये आयनिक नहीं है, कोवलेंट होता है। ये कोवलेंट नहीं है तो यहाँ सॉल्यूट क्या है, ओनली 1। अगर सॉल्यूट 1 है तो I की वैल्यू यहाँ 1 है, I की वैल्यू 2 है। बाकी तो पार्शियल प्रेशर निकालना आता है। ये देखो, ये कंसंट्रेशन तुम्हें सेम देगा, ये सेम, बस I की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसलिए डबल है। समझ गए कैसे करना? जाओ भागो।